I'm Dr. Rabia, clinical psychologist. I'm also founder of Mind Detox Center. And today I organize a small workshop on basic counseling skills. Okay, so just we have to see what we'll cover today. The first objective is the nature of the counseling. First, we have to understand exactly what is counseling, then counseling process. After that, we will see concept of the therapeutic relationship, understand and apply counseling techniques, understand the use of counseling in different setup. So first of all, we have to understand exactly what is counseling. So counseling is a form of short talk therapy. Okay, counseling क्या है? एक short साइकोथेरेपी का ही पार्ट है जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब आपके पास में कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है तो हम उसे सपोर्ट करते हैं, एम्पैथी देते हैं थेरेपेटिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप के जरिए। ऐसा नहीं कि हमारा वहां पे कोई उनका पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, हम उनके इमोशन को पर्सनली नहीं लेते हैं, एक प्रोफेशनली आप उनको डील करते हो। सपोर्ट करने का मतलब कि आपके पास में पेशेंट को प्रॉब्लम आया है, आप उसको समझ रहे हो, आपको उनको ये नहीं कहना कि अच्छा ये चीजें गलत है या ये चीजें सही है। आपको ये बताना है कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ। एम्पैथी, अगर पेशेंट रो रहा है, ठीक है, तो आपको भी ये दिखाना है कि हाँ आपको भी ये तकलीफ हो रही है, आप भी उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, लेकिन आपको उसके शूज में जाके फिट नहीं होना। लाइक कि अब वो रो रहा है तो आपको भी नहीं रोना, ठीक है। आपको अपनी इमोशंस को अटैच होने से बचाना है। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि हाँ आप जो है उनकी प्रॉब्लम को समझते हो और आप जो है उनकी पूरी तरीके से हेल्प करोगे। थेरेपेटिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है कि आपको एक प्रोफेशनली रिलेशनशिप मेंटेन करना है। लाइक आपको उनको ट्रस्ट दिखाना है, रैपो बिल्डअप करना है ताकि वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। देन आपका पर्पस क्या होगा आपकी काउंसलिंग का, कि जो भी प्रॉब्लम्स लेकर आया है आपके पास में पेशेंट, उसमें चेंजेस होने चाहिए। इट मेक्स अ हेल्दी चेंजेस इन क्लाइंट्स। ओके, तो आपके पेशेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, लाइक एंजाइटी की प्रॉब्लम, एंजाइटी क्यों हो रही है, तो उसको आप अपने काउंसलिंग के जरिए उसे ठीक करना है। जब आप ठीक करोगे तो उसमें एक हेल्दी चेंजेस आएंगे। इट कैन बी रिमीडियल, प्रिवेंशन और इनहेंसिंग। लाइक कि आपको जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार लाना है, उसमें उसकी प्रॉब्लम्स को आगे होने से रोकथाम करना है और उसकी लाइफ को और अच्छी बनानी है। ठीक है, तो ये एक काउंसलिंग का मतलब होता है। काउंसलिंग में आपका ये रोल होता है कि आप बातों के जरिए जो है पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करते हो, जो आप सपोर्ट करते हो पेशेंट को, एम्पैथी देते हो, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करते हो, साथ ही साथ पेशेंट में एक नई चेंजेस लाते हो और उनकी जिंदगी में भी एक नई दिशा को आप दिखाते हो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव काउंसलिंग, कैसे आपकी काउंसलिंग जो है इफेक्टिव मानी जाएगी, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। सो टू अंडरस्टैंड क्लाइंट फीलिंग्स, थॉट एंड एक्शन, आपको अपने पेशेंट को समझना है, उसके फीलिंग्स को, कि वो इस टाइम पे उसे कैसा महसूस हो रहा है, जैसे कि उसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही है उसकी। थॉट्स को समझना है, थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स का फ्लो बहुत ज्यादा है, आपको वो भी अंडरस्टैंड करना है। और आपके सामने जो आपका पेशेंट है किस तरीके का एक्शन कर रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है, उसको भी देखकर आपको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको साइकोथेरेपी या आपकी जो काउंसलिंग है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो साइकोलॉजी है वो किस चीज को डील करती है, इट इज साइंटिफिक स्टडी, ओके, द स्टडी अबाउट मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेशेंट के तीनों चीजों को देखेंगे, है ना, उनकी थॉट प्रोसेस को भी देखेंगे, उनकी मेंटल फंक्शन के अंदर ही थॉट प्रोसेस आ जाएंगे, इसके अलावा उनके बिहेवियर को भी देखेंगे और हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सिर्फ थॉट प्रोसेस देख लिया तो हम बिहेवियर पार्ट को छोड़ देंगे। हमें साइंटिफिक स्टडी करना है, हमें ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है पेशेंट का, वन बाय वन, स्टेप बाय सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को भी लाओगे,
इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग, आपको अपने पेशेंट की जो फीलिंग्स है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें बहुत ज्यादा गलत नहीं है और ये पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, तो आपको ये डायरेक्ट नहीं बताना कि पेशेंट जो है आपका ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। आप उसको समझिए, आप उसको बताइए कि हाँ ठीक है, मैं आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ। और फिर जब आप उसको बताएंगे चीजों को, तो आप कुछ टेक्निक के जरिए आप उस चीज को बताना है आपको। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको अपनी काउंसलिंग सेशन की कॉन्फिडेंशियल रखना है। आपको पेशेंट को ये भी बताना होता है कि आप जो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे वो कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल होगा, इसमें आप की जो बातें हैं वो किसी से शेयर नहीं की जाएगी, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में है। सो विदाउट हेजिटेशन यू कैन शेयर योर ऑल प्रॉब्लम्स विद मी, ओके। और जब आप इतना बोलते हैं ना, पेशेंट के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है आपके लिए, और फिर जो है वो पेशेंट आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम को शेयर करना स्टार्ट कर देता है। देन हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पे कुछ है, आप क्या करना है पेशेंट के साथ में एक हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। और ये रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी। देन काउंसलिंग के कुछ स्टेजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई भी पेशेंट आता है और हम डायरेक्ट उसकी काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो जो काउंसलिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें अपने पेशेंट के काउंसलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, हमें पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। देन हम उसका असेसमेंट करते हैं। सेटिंग गोल, आपको गोल एक सेट करना है जो भी प्रॉब्लम्स आई है। देन इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन फॉलो अप, ठीक है। सो वी विल सी वन बाय वन हियर। फर्स्ट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, तो आप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे बनाओगे एक अच्छा रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जो मैंने बोला, मेक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपको अपने पेशेंट के साथ में एक अच्छा रैपो बिल्ड करना है। उसके साथ में ये बताना है कि आपको उसके साथ में आई कांटेक्ट बनानी होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होगी, आपको बताना है कि हाँ ये जो सेशन है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। आपका जो बिहेवियर है वो काफी कोऑपरेटिव होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि जो बातें मैं अपनी बता रहा हूँ, जो भी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो सारी चीजों को मेरा जो थेरेपिस्ट है या काउंसलर है वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहा है। आपको वैसे ही एटीट्यूड शो करना है। आपकी जो बातें होनी चाहिए, आपका जो टोन होना चाहिए वो काफी सॉफ्ट होना चाहिए अपने पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि रूडली आप बोल दोगे, हो सकता है पेशेंट काफी गुस्से में भी आ सकता है, पेशेंट कभी कुछ भी बोल सकता है, तो हमें वहां पे रूड नहीं होना है। हमें पेशेंट के साथ में उस टाइम पे काफी काम रहना है और सॉफ्ट वॉइस में ही ये करना है, बातें करनी है उनसे। देन सेकेंड जो हमारा आता है असेसमेंट, तो कैसे करेंगे हम असेसमेंट। जी, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर एमए के स्टूडेंट हो, तो वहां पे कैसे हम असेसमेंट कर सकते हैं। हमें तो ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर सकते, रोशाक या फिर टीएटी या मिसिक, इस तरीके की कोई टेस्ट हमें मास्टर लेवल पे ऑथोराइज हम नहीं होते हैं, ये जब आप एमफिल करते हो उस टाइम पे। लेकिन कुछ स्केल्स ऐसे हैं जो आप मास्टर लेवल पे यूज कर सकते हो, जैसे बेक डिप्रेशन इन्वेंटोरी होता है, आप वो स्केल यूज कर सकते हो। एंजाइटी रेटिंग टेस्ट होता है, स्केल होता है, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको जब पेशेंट आता है उस टाइम पे आपको कंप्लीट वर्कअप करना होता है, ठीक है। जिस तरीके आपको कंप्लीट उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, उसकी सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स लेना होता है, उसका चीफ कंप्लेंट लेना होता है। देन उसकी जो प्रेजेंट हिस्ट्री है वो मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है, पास्ट एंड प्रेजेंट। फैमिली हिस्ट्री लोगे आप, उसकी बर्थ एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री लेते हो, देन प्री मॉर्बिड हिस्ट्री लोगे। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट उनकी वर्कअप करना होता है। देन मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन लेना होता है, जिससे आपको मेंटल फंक्शनिंग को आप चेक करते हो। और उसके बाद में आपको लगता है कि पेशेंट में कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स, आपको लगता है कि हाँ पेशेंट में एंजाइटी है या डिप्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्केल यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके जो मैंने अभी स्क्रीनिंग टूल्स जिसे कहा जाता है, अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट जो है वो एडिक्शन का है,
तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टूल लगा सकते हैं। ऑडिट एक टेस्ट आता है स्क्रीनिंग के लिए, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। देन एक्सप्लोर डेप्थ इमोशन एंड कॉग्निटिव डायनामिक्स ऑफ द क्लाइंट्स। अब आपको ये भी देखना है कि आपका जो पेशेंट है उसको सबसे ज्यादा किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप हम जब पेशेंट को लेते हैं तो ऑल ओवर देखते हैं, लेकिन पेशेंट में हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम उसमें हाई हो, है ना। तो अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तो ठीक है, पहले मैं सबसे पहले काउंसलिंग जो है वहां पे स्टार्ट करूंगी, इमोशनल थेरेपी के लिए उसके लिए कुछ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अगर कॉग्निटिव की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है तो कॉग्निटिव से रिलेटेड मैं उसकी जो काउंसलिंग सेशन है वो कंडक्ट करूंगी। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि कॉग्निटिव क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, लाइक कि उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, या फिर उसका मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो आपको इमोशंस को देखना है। कॉग्निटिव में इट मीन्स कि अगर उसके मेंटल फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो चीजों को सही से सोच नहीं पा रहा, वो डिसीजन सही से नहीं ले रहा है, इसके अलावा उसका परसेप्शन जो है वो गलत हो रहा है, कि चीजों को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, उसके देखने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है, तो वहां पे फिर आप कॉग्निटिव काउंसलिंग उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। देन एक्सप्लोर एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको एक स्पेसिफिक एरियाज को फोकस करना होगा अपनी काउंसलिंग में, तभी जाके आपकी जो काउंसलिंग है वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं कि एट अ टाइम आप कॉग्निटिव को भी ले लोगे या फिर आप बिहेवियर को ले सकते हो या फिर इमोशन को, ऐसा नहीं होता है। हम 1 by 1 करके सेशन लेते हैं और एक टॉपिक को चूज करते हैं। देन सेटिंग गोल्स, आपको क्या करना है, गोल को सेट करना है। इन दिस स्टेज सेट द गोल्स, मेक अ लिस्ट ऑफ माल एडेप्टिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि आपने जब गोल सेट किया है कि अच्छा पेशेंट की कोई प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, तो अब उनमें देखोगे कि कौन कौन से माल एडेप्टिव प्रॉब्लम, और माल एडेप्टिव का मतलब क्या होता है, कोई खराब व्यवहार, ठीक है। अगर जनरल टर्म में हम बात करेंगे तो जो व्यवहार सोशली अप्रूव नहीं है उनका, उस तरीके के जो बिहेवियर होता है वो माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है। तो हम जो है अब क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट में क्या करते हैं, रेट भी करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है 0 to 10 में कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा हमारे पास में बहुत टूल्स तो नहीं है ना कि हम बिहेवियर को मेजर करेंगे। तो हम जो है, क्योंकि हमारा साइंटिफिक ये टेक्निक होता है, तो हम फिर वहां पे रेटिंग भी करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा कौन सी प्रॉब्लम सीवियर है, कौन सी प्रॉब्लम जो है माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे फॉल कर रही है। तो वहां पे फिर हम हिरारकी बनाकर उसके अकॉर्डिंग भी हम काउंसलिंग सेशन जो है कंडक्ट करते हैं। देन सेलेक्ट टेक्निक्स, आपको देखना है कि अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तो फिर हम वहाँ पे डीबीटी का यूज कर सकते हैं, डायलेक्चर बिहेवियर थेरेपी एक होती है, तो वहाँ पे काउंसलिंग भी होती है, तो वहां से भी कुछ टेक्निक्स हम ले सकते हैं। कॉग्निटिव भी बिहेवियर थेरेपी की भी कुछ टेक्निक्स आते हैं काउंसलिंग में, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। गिव सेफ इन्वायरमेंट, आपको अपने पेशेंट को एक इन्वायरमेंट देना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, जैसा जहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियल हो, जहाँ पे नॉइज नहीं होना चाहिए, काम इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे पेशेंट रिलैक्स कर सके, अपनी चीजों को समझा सके, अपनी चीजों को जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इजिली आपके सामने एक्सप्रेस कर सके, तो वो इन्वायरमेंट आपको उन्हें प्रोवाइड करना होता है। देन इंटरवेंशन कैसे करोगे आप, इंटरवेंशन में सबसे पहले फोकस ऑन क्लाइंट्स प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताया कि पेशेंट की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उस चीज पे आप फोकस करोगे। देन यूज ट्रीटमेंट अप्रोच, अब आपको कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है, लाइक सीबीटी यूज करनी है, एमएटी मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी यूज करनी है, बिहेवियर थेरेपी यूज करनी है। अगर पेशेंट में बिहेवियर प्रॉब्लम्स है तो आप बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स ले लो काउंसलिंग में, ठीक है। Then trying out the new behavior and discarding those behavior that do not match the goal, आपको उस बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं और वैसे बिहेवियर को आपको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है जो आपके गोल से मैच नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको फटाफट एक गोल बनाना होता है और उस गोल के अकॉर्डिंग ही आप इंटरवेंशन करोगे, ठीक है।
देन टर्मिनेशन एंड फॉलो अप। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अपने सेशन को टर्मिनेट करते हैं जब चीजें हमें, हमारा गोल जो है अचीव हो जाता है। फिर हम पेशेंट को एक फॉलो अप सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी रिलैप्स प्रिवेंशन भी करते हैं, जहाँ पे हम उनको बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अगर चीजें हो सकती है कि आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन आपको कोप करना है। दूसरी चीज, आपको जो है फॉलो अप करते रहना है, आपको वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ आपको आना है। देन आप उनको साइको एजुकेट करोगे और साथ ही साथ उनकी फैमिली को भी आपको साइको एजुकेट करना होता है। ये तो था काउंसलिंग का जो स्टेजेस थे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। काउंसलिंग स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अंदर डेवलप होना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को इसमें? चलिए, नो मैम। क्लियर है ना सारी चीजें? मैम थर्ड नंबर पर क्लियर कर दीजिए। थर्ड नंबर इंटरवेंशन या सेटिंग गोल। इंटरवेंशन का मतलब होता है रोकथाम करना। जो बीमारी होने वाली है ना, उसको हम पहले ही रोक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम रोकथाम करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेशेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से एरिया में है। उसके इमोशंस में प्रॉब्लम हो रहा है, या उसकी बिहेवियर में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उसके कॉग्निटिव यानी उसकी सोच में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम पहले डिसाइड कर लेंगे एक एरिया, और उसके बाद ही फिर हम जो है काउंसलिंग सेशन जो है उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ये काउंसलिंग सेशन का नाम होता है सीबीटी। हम उसमें टेक्निक लेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी हम बोल कर नहीं निकल जाते। एक अच्छा काउंसलर वही होता है जो कि आपको ये सारे, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, तो आपको सीबीटी टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको मोटिवेशनल इनहैंसमेंट थेरेपी की टेक्निक्स आने चाहिए, आपको बिहेवियर थेरेपी के टेक्निक्स आने चाहिए। तभी आप काउंसलिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। नहीं तो फिर वो सिर्फ वही बात, वो होते हैं ना जो लोग कहते हैं कि अच्छा आप करते क्या हो, आप तो सिर्फ बात करते हो। तो पेशेंट आया, अपनी प्रॉब्लम को बताया, और हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ भी बोलकर वो निकल जाना, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे आप लोग मास्टर कर रहे हो, तो वो ये काम नहीं करते हैं। वो लोग कंप्लीट एक साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करते हैं अपने काउंसलिंग सेशन में भी, जहाँ पे पेशेंट की प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है और उससे वो काफी उन्हें हेल्प मिलती है। ठीक है। ओके मैम, सीबीटी और एमईटी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये थेरेपी क्या होता है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, ठीक है। जब आप एमफिल करोगे ना, तो उस टाइम पे जब पेशेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर होता है या फिर डिप्रेशन होता है, तो हमें क्या करना होता है उस टाइम पे, हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे पेशेंट की बीमारी को ठीक किया जाता है। जैसे कि थॉट रिकॉर्ड डायरी, अगर सीबीटी की मैं बात करूँ तो इसमें एक थॉट रिकॉर्ड डायरी होता है। जैसे बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ रहा है और हमें पता नहीं चल रहा, उसकी वजह से हम बहुत परेशान भी होते हैं। तो वैसे में हम क्या करते हैं ना, पेशेंट को, उनको अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं कि आपकी सिचुएशन में हो, आपका इमोशन क्या होता है जब वो थॉट्स आता है, किस तरीके के निगेटिव थॉट्स हैं, कितना वो सही है, कितना गलत है, इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है कि नहीं। तो वो रिकॉर्ड करना होता है उनको एवरी डे। तो आफ्टर 7 डेज वो हमारे पास में वो थॉट रिकॉर्ड डायरी लेकर आते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट सबसे ज्यादा किस तरीके के थॉट्स आते हैं। बेसिकली हमें उन्हें पैटर्न्स ऑफ थॉट को चेक करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है हम एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं सीबीटी। मोटिवेशनल इनहेंसमेंट समझ में आया सीबीटी? ये थोड़ा सा मैंने बताया क्योंकि ये चीजें अभी हमें नहीं, ठीक है। मोटिवेट, ये हमारा ट्रीटमेंट है, बस इतना समझो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो यही है, सीबीटी देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोटिवेशनल इनहैंसमेंट थेरेपी, ये भी हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट है। क्या होता है जब कोई नशा करता है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि नशा जो है एक डिजीज है, मेंटल डिजीज के रूप में आता है, ना कि कोई हैबिट होता है। तो यहाँ पे हम उनके लिए कौन से थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशनल इनहैंसमेंट थेरेपी। फर्स्ट पेशेंट में जो है हम इंसाइट डेवलप करते हैं कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर पेशेंट में इंसाइट नहीं है, वो कंप्लीट डिनायल में, वो कहता है कि नहीं मैं तो नशा नहीं लेता हूँ, या मैं बस ऐसे ही कभी कभी ले लेता हूँ, या मुझे नशे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है,
तो हमें कुछ वहां पे मोटिवेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करके उनके अंदर जो है इंसाइट डेवलप करना होता है। देन उसको स्टेजेस बताना होता है कि वो किस स्टेज पे है, नशे के अभी किस स्टेज पे हैं, और उसके बाद में फिर उनको थेरेपी के लिए हम रेडी करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे आप फीवर के लिए अलग मेडिसिन लेते हो, ठीक है, लीवर का कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए अलग मेडिसिन लोगे, डेंगू हो गया तो उसके लिए अलग मेडिसिन लोगे। हर एक बीमारी का एक ही मेडिसिन तो नहीं होता ना। लेकिन उसी तरीके से हमारे साइकोलॉजी में भी जो है अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हर एक बीमारी के लिए एक ही ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड नहीं करते, और जो हमारी ट्रीटमेंट होता है साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट, उसको क्या कहते हैं? साइकोथेरेपी। ठीक है, याद रखना, अगर कोई बोलता है कि आप लोग बात करते हो तो बोलो कि हम बात नहीं करते हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, है ना। यस। यस मैम। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बेसिक काउंसलिंग स्किल्स। अब हमें ये भी समझना है कि हमारे अंदर कैसे स्किल्स होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है हमसे इन्फ्लुएंस हो और हमारी काउंसलिंग सेशन को वो और ज्यादा ले और हमारे पास और ज्यादा पेशेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा, एक एक करके देखते हैं यहाँ पे, एक्टिव लिसनिंग। हमें अपने पेशेंट की चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, जो भी प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं उसको हमें विदाउट लाइक अनडिवाइडेड अटेंशन जो है हमें उनकी कॉग्निटिव चीजों को समझना है। हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पेशेंट के जो भी वो बोल रहा है उसके कंटेंट को समझने की कोशिश करना है। पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या पेशेंट के कहने का मीनिंग है। जैसे पेशेंट ने कहा कि मैं उदास हूँ, ठीक है, पेशेंट ने कहा कि मैं उदास हूँ, तो उदास का मतलब क्या होता है उसकी टर्म में। अगर मैं बोलूं कि मुझे जब मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तब मैं उदास हो जाती हूँ, ठीक है, तो मेरी उदासी का मतलब है कि जब मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ या जब मेरे पास काम नहीं होता है तो मैं उदास हो जाती हूँ। अब हो सकता है आयशा का उदासी का अलग रीजन हो सकता है कोमल का अलग रीजन हो, संजना का अलग रीजन हो, रंजना का अलग रीजन हो, है ना। तो सभी के अलग अलग रीजन हो सकते हैं उदासी का। अच्छा आयशा, आप बताओ आप कब उदास होते हो? मैम बेसिकली जब कोई गोल अचीव नहीं हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, कोमल आप बताओ। मैम जब रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो। ठीक है, रिजल्ट निगेटिव आता है। संजना? सेम मैम, जब कुछ अचीव ना हो पाए जो चाहते हैं। अच्छा ठीक है, रंजना? फुलफिल कोई अपना कोई टारगेट फुलफिल नहीं हो पाता है तो आदमी उदास हो जाता है। हाँ, तो देखो सभी को उदासी का अलग अलग रीजन है। किसी के लिए टारगेट नहीं हो रहा है, किसी का गोल फुलफिल नहीं हो रहा है, किसी के लिए जब रिजल्ट, कुछ लोगों का सेम था कि रिजल्ट नहीं है अगर है। अच्छा, निधि जी हैं, यस अवेलेबल। बताइए आपकी उदासी का क्या रीजन होता है? जब मेरे स्टूडेंट जो है आंसर नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, तो वहां पे अब निधि जी का अलग रीजन है। तो देखो आपको भी इसी तरीके से पूछना होगा। सिर्फ अगर ये बता दिया पेशेंट ने कि पेशेंट बोल रहा है कि मैं उदास हूँ, तो आपको ये समझना है कि वो उदास क्यों होता है, उसकी उदासी का मतलब क्या है, तो आपको मीनिंग को समझना होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, डेवलप करना। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है हमें। इम्पैथी, एबिलिटी टू परसीव अनदर फील। मैम हाँ बताइए। मैम अनडिवाइडेड अटेंशन से यहाँ क्या मतलब है? लाइक कि आपका जो अटेंशन है वो अदर चीजों पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे आप बात का पेशेंट की प्रॉब्लम को सुन रहे हो सकता है आपका मोबाइल वहीं पे आ जाता है, रिंग होना स्टार्ट हो गया या फिर कोई और आ गया, तो वो सारी चीजें क्या है, आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी ना अटेंशन में। फिर आप तो अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को नहीं सुन पाए सही से, और आपका पेशेंट का रैपो भी नहीं बिल्ड होगा। सपोज कि मैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मोबाइल पे मेरे रिंग आने लगे, आप कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, यस मैम। है ना। मैं हो सकता है मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊं,
हो सकता है मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको एक्टिव लिसनिंग, मैं बोलूंगी कि अच्छा इससे पहले मैंने क्या बोला था, मैं तो भूल जाऊंगी क्योंकि मेरा अटेंशन जो है वहां पे चला गया। तो हमें अपने अटेंशन को एक जगह पे फोकस करना होगा। हमें जैसे मोबाइल है या फिर अदर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, उन सब चीजों को वहां से हटाना होगा, जिससे हमारा जो अटेंशन है वो कहीं और पे ना जाए उस टाइम पे। ठीक है। इम्पैथी जो मैंने बताया था कि हमें पेशेंट की फीलिंग को समझना है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी की फीलिंग को समझना है, लेकिन हमें उसके शूज में जाके फिट नहीं होना है कि पेशेंट रो रहा है तो मैं भी रोना स्टार्ट कर दूं, पेशेंट अगर हंस रहा है तो मैं भी हंसना स्टार्ट कर दूं। हमें यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है ना, तो हमें उसे इम्पैथी देना है कि हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ, आपकी चीजों को मैं समझ रहा हूँ, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये चीजें कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, आपको इनडायरेक्ट वे में चीजों को बताना भी होगा। ठीक है, तो वो हमारा इम्पैथी का था। सिंपैथी का क्या मतलब होता है, हमेशा एक आता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इम्पैथी एंड सिंपैथी। तो सिंपैथी में क्या होता है, एज इट इज, जैसे पेशेंट कर रहा है, पेशेंट रो रहा है, थेरेपिस्ट भी रोना स्टार्ट कर दिया, पेशेंट हंस रहा है, जो थेरेपिस्ट है या काउंसलर है वो भी हंसना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होता है, सिंपैथी। तो वो सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए जब हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं वहां पे हम सिंपैथी नहीं इम्पैथी यूज करते हैं। क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, ये तो मैंने भी बता ही दिया। देन रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव रिगार्ड्स, हमें अपने पेशेंट को जो है रिस्पेक्ट देना है, पॉजिटिव रिगार्ड्स देना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वो उसका लोअर बैकग्राउंड से आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ओहो क्यों ये मेरे पास आ गया, या उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। जैसा भी पेशेंट है हमारे पास में, उसे हमें कंप्लीट रिस्पेक्ट देना होगा, उसको हेलो आपको कहना है, उसे पूछना है आपको कि कैसा है। एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो होती है हमें वो कम्युनिकेशन की, वो हमें उसके साथ में मेंटेन करना है। कहीं से भी पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको रिगार्ड्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है काउंसलर में या फिर थेरेपिस्ट में, कुछ पेशेंट ऐसे आ गए और कि उनको लगता है कि यार मैं क्या ही इनके साथ टाइम वेस्ट करूं, क्यों ही, लेकिन ये गलत है, ये अनप्रोफेशनल है। हमारा जो भी पेशेंट है आ रहा है, हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। देन कंक्रीटनेस में क्या होता है, हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, जैसे हमारा रिजल्ट खराब आ गया और हो सकता है कि उसमें कुछ पेपर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे भी आए होंगे, हो सकता है कुछ पेपर की वजह से आपके मार्क्स का जो है वो कम हो गया, लेकिन एक दो पेपर में जो है वो मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। तो हमने क्या देखा, सिर्फ जो खराब आया उसी को देखा, अच्छा नहीं देखा। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि हाफ ग्लास जो है पानी फुल होता है, लेकिन हमें क्या दिखता है, हाफ ग्लास जो है वो पानी जो है वो खाली होता है। तो हमें पेशेंट के किस चीज पे फोकस करना है, उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। ठीक है, उनकी पॉजिटिव चीजों को दिखाना है, उनकी जो निगेटिव चीजें हैं उसको हमें बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि तुम्हारे अंदर तो ये कमियां है, तुम्हें में जब उनको आप कमियां ही गिनाने लगोगे तो वो आपके पास क्यों आए हैं, वो आपके पास तो ट्रीटमेंट के लिए ही आए हैं ना, अपनी कमियों को दूर करने के लिए ही आए। तो जो उनकी पॉजिटिविटी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, आपको उन पे काम करना है और उनको उसको और स्ट्रॉन्ग कर कर उसी से आपको उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। देन आप उनको वार्म देगी, आपको एक जेन्युइन केयरिंग दिखाना है कि अच्छा पेशेंट के साथ जो आप कम्युनिकेशन करोगे वो काफी सॉफ्ट होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है वो होनी चाहिए कि एज इट इज पेशेंट को एक्सेप्ट कर लिया, वेल बीइंग होना चाहिए। आपको ये दिखाना है पेशेंट को कि आप जो आए हो यहाँ पे वो आपकी कंप्लीट वेलबींग के लिए आए, यानी उनके सोशल, उनकी इमोशनल, उनकी मेंटल, हर एक चीज में उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, उसके लिए आप उनके पास में आए। तो आप इसके लिए आपका भी मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको भी अपनी जितनी भी निगेटिव एटीट्यूड होते हैं या निगेटिव जो भी चीजें हैं, इमोशंस है, उसको दूर करना होता है एक काउंसलर को। जब आप काउंसलिंग सेशन में होते हो तो आपको कंप्लीट अपनी पर्सनल लाइफ को भूल कर आपको सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को ही याद रखनी होती है। देन कल्चर अवेयरनेस, आपको अपने पेशेंट की कल्चर को समझना है। ठीक है, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास जब बिहार के पेशेंट आते हैं तो फिर मेरा तो कल्चर वही है,
है ना, तो मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन जब दिल्ली के पेशेंट आते हैं, चूंकि अभी तो मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं उनके कल्चर को समझ लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो लेकिन अगर यहीं पे मुंबई के लोग आ जाते हैं या फिर वेस्टर्न कुछ ये आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, तो वहां पे तो मुझे प्रॉब्लम आएगी ना उनके कल्चर को समझने में। ठीक है, तो आपको उनके कल्चर को भी समझना होता है कि वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, उनका ड्रेस कैसा है, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनके फैमिली सपोर्ट कैसा होता है, उनके यहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशन है, किस तरीके के नॉर्म्स होते हैं। उन सब चीजों को जानने के बाद भी हम उनको एक अच्छी काउंसलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कल्चरल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आपको अपने पेशेंट को ये देखना है कि आपका पेशेंट किस कल्चर से आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो अलग बिहार में कितने ये हैं सिटीज हैं, विलेज है, जहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का माहौल होता है, तो आपको उस कल्चर से अवेयर होना है। ओके, देन टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? नो मैम। ओके गुड। देन हम जो यूज करते हैं टेक्निक्स काउंसलिंग में, वो सबसे पहले पैराफ्रेजिंग, देन अटेंडिंग एंड इनकरेज टू द पेशेंट, रिफ्लेक्टिव स्किल्स एंड समराइज। अब यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि पेशेंट ने तो बहुत सारी चीजें बोली, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम बताई है 1 घंटे में। अब 1 घंटे की चीजों को आप पूरी तरीके से तो रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, समराइज कर लोगे उन्हीं के बातों को अपने वर्ड्स में। जैसे कि मैंने अभी 40 मिनट्स का एक लेक्चर दिया, तो इसमें से आप पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप पूरे 40 मिनट्स को आप एज इट इज रिपीट कर दो, सही ना? तो हमें 10 मिनट में या 5 मिनट्स में जो है उसे रिपीट करना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो चीजों को मैं, उस सिचुएशन को, उस इवेंट्स को, वो चीजें मैं रिफ्रेज कर कर अपने वर्ड में पेशेंट की जो भी चीजें हैं वो अपने वर्ड में पेशेंट से बोलूंगी कि आपने ऐसा कहा था। ठीक है, आपने ऐसा कहा था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं वर्ड यूज करूंगी, आपने ऐसा कहा था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट बोल देंगे नहीं नहीं मैं, आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो आपको पेशेंट की चीजों को ही ध्यान से सुनना है और उन्हीं की बातों को फिर से एज इट इज जो है उनको रिफ्रेश कर कर पूछना है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिखी है, तो वो हमारा पैराफ्रेजिंग होता है। देन अटेंडिंग एंड इनकरेजिंग, हम पेशेंट को, कई बार होता है ना पेशेंट हमारा अपनी चीजों को नहीं बताता है, जैसे कि निधि जी ने बोला कि स्टूडेंट जब नहीं समझते हैं आंसर, तो हमें क्या करना, वहां पे हमें उन्हें इनकरेज करना है, चीजों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करना होगा, और हमें ये भी देखना है कि क्यों नहीं। दिस इज नॉट। हेलो, ठीक है, तो यस यहाँ, मैम, अब आ रहा है, अब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने पेशेंट को या स्टूडेंट जो है उनको थोड़ा इनकरेज करना है कि वो चीजों को और एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि कई बार पेशेंट में या स्टूडेंट जो आपके हैं वहां पे भी आप यूज करते हो ना काउंसलिंग की टेक्निक, तो वो क्या करते हैं ना, हेजिटेट करते हैं, वो जानते भी हैं चीजों को, और कुछ बच्चों में ऐसे भी होता है कि वो पब्लिक प्लेस पे नहीं बोल पाते, क्लासरूम में नहीं बोल पाते, तो हमें उन्हें इनकरेज करना है कि नहीं, उनके गेस्चर को देखना है, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन को देखना, उनके वर्ड्स को, और उन्हें वो चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा मौका देना है। ठीक है, कि अच्छा आप बोले, क्योंकि जब भी मैं भी थेरेपी सेशन लेती हूँ या फिर मैं क्लासेस लेती हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ, उनसे पूछती रहती हूँ बीच बीच में कि अच्छा वो भी बता, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ पेशेंट समझ रहा है, पेशेंट में मोटिवेशन है। तो ये सारी चीजें हमें करना होता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी पूछिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और तब भी आपका स्टूडेंट आपकी चीजों को नहीं समझ रहा है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? उनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और भी चीजें हैं? तो उस चीज को आपको पूछना है कि अच्छा, जो चीजें समझ में नहीं आई वो मुझे बता दो। ठीक है, मैं ये नहीं बोली कि तुम्हें समझ में आ गया, जो नहीं समझा वही बता दो। ठीक है, तो हो सकता है उसके अटेंशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसने ध्यान ही नहीं दिया हो, उसने कुछ सुना ही नहीं हो, है ना? तो हमें वहां पे उदास होने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे प्रॉपर यहाँ पे अटेंडिंग एंड इनकरेज टेक्निक को यूज करना है। रिफ्लेक्टिंग कंटेंट एंड रिफ्लेक्टिंग फीलिंग, हमें क्या करना होता है, दिस टेक्निक एनेबल टू द काउंसलर टू प्रोवाइड फीडबैक टू द क्लाइंट। ठीक है, हमें अपने पेशेंट को
फीडबैक भी देना होता है, उसके जो कंटेंट है उसको समझना होगा। जैसे कि मैंने अभी से पहले बोला था कि सैडनेस का क्या मतलब होता है पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लाइंट, आई वॉन्ट टू डू सुसाइड, ठीक है, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। काउंसलर, व्हाई डू यू वांट टू सुसाइड, आप सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। क्लाइंट, आई डोंट थिंक सो, माई लाइफ इज यूजफुल एट द प्रेजेंट, नो वन विथ मी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील अलोन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेशेंट क्या है, वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, उसको ये फीलिंग आ रही है कि कोई मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो आपको उसकी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करना है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह उसके कंटेंट को समझना है, सुसाइड एक्चुअली है क्या उसकी नजर में, ठीक है। सुसाइड, उसको लगता है कि जब मेरे पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, तो सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है। देन क्लैरिफाइंग परसेप्शन चेकिंग, अब आपको यहाँ पे पेशेंट की परसेप्शन को चेक करना है कि जो भी वो बोल रहा है, जो भी उनके थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या